हेलो मेरे जूनियर रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज एन इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइज, आपका सुपर 30 का जो ये पूरा जर्नी है ये फाइनली खत्म होने को है एंड आज हमारा आखिरी लेक्चर भी है। पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर, एवरीथिंग। और आज पूरे सिलेबस का जो छोटा सा एक लास्ट पार्ट बाकी था, यूनिट 5 नेम्ड साइंस एंड क्यूरियोसिटी, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो चलो विदाउट फर्दर डिले हम जंप इन करते हैं तीनों चैप्टर में, एक के बाद एक चैप्टर, पोएट्री चैप्टर एक के बाद एक करेंगे हम फॉर दिस यूनिट 5। विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इन डायरेक्टली। चलो, सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फेदर्ड फ्रेंड, रिटन बाय ऑथर सी क्लर्क। ठीक है, फेदर्ड फ्रेंड जो हमारा चैप्टर है इसमें हम क्या देखते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको पूरे चैप्टर का ऊपर ऊपर से समझाऊं, मतलब या मेन थीम या मेन मैसेज क्या दिखता है, हमें मेन टॉपिक क्या दिखता है हमें इसका, तो वी गेट टू सी कि कैसे एक छोटा सा बर्ड या एक बर्ड हेल्प्स इन सॉल्विंग स्पेस से रिलेटेड इशू, स्पेस कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड इश्यूज को एक बर्ड हेल्प करता है सॉल्व करने, विच इनडायरेक्टली शोज कि ह्यूमन और नेचर, ह्यूमन और एनिमल्स में एक कैसा संपर्क, एक कैसा रिश्ता, एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि सिर्फ धरती में नहीं स्पेस में भी मदद कर जाए। ठीक है, यही मेन चीज हमें इस कहानी में दिखती है। कैसे है, क्या है, चलो शुरू करते हैं। To the best of my knowledge, there's never been a regulation that forbids one to keep pets in a space station. No one ever thought it was necessary, and even had such a rule existed, I'm quite certain that Sven Olsen would have ignored it. Actually, he was a very little fellow, likely most of the early spacers, and managed to qualify easily for the 150-pound bonus that kept so many of us on a reducing diet. He had been built otherwise, his chances of getting a job in space would have been very slim. तो ऐसा शुरुआत में ही ऐसा देख रहे हैं कि आज तक ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बने नहीं हैं जिसकी वजह से आप स्पेस में पेट्स नहीं रख सकते। स्पेस प्रोग्राम्स पे लोग जाते हैं ना, धरती से रॉकेट्स बैठ के स्पेस प्रोग्राम्स में लोग जाते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कभी ऐसे रूल्स तो बने ही नहीं है जिसकी वजह से आप स्पेस में अपने पेट्स को साथ नहीं ले जा सकते। एनिमल हो, बर्ड हो, अपने पेट्स को आप साथ ले ही सकते हो, है ना। एंड जो लोग स्पेस में जाने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वेन ओल्सन, उन्होंने शायद इस चीज़ के बारे में कि पेट्स को ले सकते हैं कि नहीं उस बारे में सोचा ही नहीं। देन वी सी कि जो स्वेन ओल्सन थे वो कैसे थे। बेसिकली व्हेन ही गॉट एडमिशन इनटू या गॉट एंट्री इनटू द स्पेस सेंटर या स्पेस वर्ल्ड, एक ही कारण से मिला था। उनका जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन था ना, दैट वाज सो इजी, मतलब वो पतले से थे लेकिन स्ट्रॉन्ग थे। अगर सिर्फ पतले होते, वीक होते तो शायद नहीं मिलता चांस। पतले से थे लेकिन स्ट्रॉन्ग थे एंड एग्जैक्टली जो वेट कैटेगरी हुआ करता था कि इतना वेट हुआ तभी आप स्पेस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, उस वेट में सही से फिट हो जाते थे। इसीलिए ही वॉज लाइक ही हैड बीन सिलेक्टेड एंड ही गॉट अ चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन स्पेस। ठीक है, Sven was one of our best construction men and excelled at the tricky and specialized work of collecting assorted gliders as they floated around in free fall, making them do the slow motion 3-dimensional ballet, and that would get them into their right positions, and fussing the pieces together when they were precisely dovetailed into the intended pattern. It was a skilled and difficult job, for a spacesuit is not the most convenient of garbs in which to work. However, Sven's team had one great advantage over the construction groups you see putting up skyscraper down on Earth. They could step back and admire their handiwork without being abruptly parted from their gravity. तो क्या कहा जा रहा है, जो स्वेन नाम के जो इंसान है जिसके बारे में बातें की जा रही है, that person was one of the best क्वालिफाइड, बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल पर्सन इन दैट स्पेस का जो काम हो रहा है ना उस वर्ल्ड में, स्पेस से रिलेटेड तो जॉब वगैरह हो रही है इस जगह में। स्वेन नाम के जो कैरेक्टर थे, ही वॉज डूइंग अ रियली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब। वो जो काम करते थे उनसे अच्छा उन सारे चीज़ों को लेके काम कोई नहीं करता था।
क्या काम था? देयर यूज्ड टू बी थिंग्स कॉल्ड एज ग्राइंडर्स, ठीक है, सॉर्टेड ग्राइंडर्स का काम था। ग्राइंडर्स क्या होता है? बेसिकली लॉन्ग थिक पीस ऑफ स्टील और कॉन्क्रीट दैट सपोर्ट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर। वो बेसिकली ऐसे स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को असॉर्ट करके प्रॉपर शेप्स एंड डिजाइन देते थे। क्यों? क्योंकि दे यूज्ड टू फ्लोट अराउंड इन फ्री फॉल एंड ऐसे घूम घूम के स्पेस में तो आपका ग्रेविटी नहीं होता है ना, तो स्पेस में ग्रेविटी के बिना वो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली कि कैसे अगर उसका डायग्राम या उसका कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ, अगर उसका कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ तो स्पेस में अपने इसी हिसाब से गोल गोल घूमते हुए जब वो लैंड करेगा सही से लैंड नहीं कर पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दोस टेक्निकल कंस्ट्रक्शनल कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल ये बैठ के इन चीज़ों का शेप वगैरह देते थे, इन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। एंड हिज जॉब वॉज समथिंग जो बहुत मुश्किल है, लोग आसानी से नहीं कर सकते। एंड ही वॉज रियली गुड एट वॉट एवर जॉब ही वॉज डूइंग, ठीक है। कहाँ गए? हाँ, it was a skilled and difficult job for a space suit is not the most convenient of garbs in which to work. However, Sven's team had one great advantage over the construction groups you see putting up skyscrapers down on Earth. They could step back and admire the handiwork without being abruptly parted from it by gravity. तो क्या है, ये लोग अगर स्पेस में कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि स्पेस में आप क्या पहनते हो? स्पेस जैकेट पहनते हो। वो इतना मोटा सा, इतना अजीब सा होता है, दैट इज़ नॉट लाइक ए नॉर्मल जैकेट। वो बहुत ही फ्लफी होता है, बहुत ही अलग होता है। उसको पहन के अब कोई काम करना बिकम्स अ लिटिल टफ, बट दैट वॉज नॉट स्टॉपिंग स्वेन फ्रॉम डूइंग हिज वर्क इन अ परफेक्ट वे, ठीक है। Don't ask me why Sven wanted a pet or why he chose the one he did. I am not a psychologist, but I must admit that his selection was very sensible. तो ऐसा था कि स्वेन को एक बार सडनली मन हुआ कि मुझे पेट चाहिए अपने साथ इन स्पेस। तो ये मत पूछना कि क्यों उसे मन हुआ। एंड लेकिन एक बात कह सकते हैं, नरेटर कहते कि एक बात कह सकते हैं, उसका जो सिलेक्शन ऑफ पेट था वो बहुत सेंसिबल था। ऐसा पेट नहीं था जिसको लेके बहुत दिक्कत होगी स्पेस के अंदर। Caribel weighed practically nothing. Her food requirements were tiny and she was not worried as most animals would have been by the absence of gravity. कैरिबल कौन है? कैरिबल बेसिकली एक बर्ड का नाम है। तो स्वेन ने कौन सा एनिमल लिया? उन्होंने एक बर्ड लिया, एक छोटी सी बर्ड ली, ताकि आराम से, अगर ग्रेविटी ना भी है डजेंट मैटर, वो तो उड़ती रहती है ना, तो एक छोटा सा बर्ड विच हाईली वेट्स एनीथिंग, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर उस बर्ड का वेट था। खाना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ता था, बिकॉज बर्ड्स तो छोटा छोटा से पिक करके खा लेते हैं, हो जाता है, ठीक है। First, I became aware that Caribel was aboard when I was sitting in the little chubby hole laughingly called my office, checking through my list of technical stores to decide what items we were to be running out of next. When I heard the musical whistle beside my ear, I assumed that it had come over the station intercom and waited for an announcement to follow. It did not. Instead, there was a long and involved pattern of melody that made me look up with such a start that I forgot all about the angle beam just behind my head. When the stars had ceased to explode before my eye, I had first view of Caribel. तो क्या हुआ? ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे पहले जब उन्होंने देखा, like when did the narrator realize कि उनके स्पेस में उनके साथ एक बर्ड भी है, एक पेट बर्ड भी है, ये रियलाइज कब किया? एक दिन की बात है, वो बैठ के अपना काम कर रहे थे, एक छोटे से रूम में बैठ के कुछ चीज़ें चेक कर रहे थे कि स्पेस में है तो कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो रही है, रिसोर्सेज स्टॉक ख़त्म हो रहा है, उन चीज़ों का पूरा देखभाल कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे। एंड ही वांटेड टू कम्युनिकेट कि ये स्टॉक हमारा ख़त्म हो रहा है, रीस्टॉक करवाने की नीड है, स्पेस पे चीज़ें भेजो, रिसोर्सेज भेजो, है ना। सडनली उनको प्यारा सा एक विस्लिंग साउंड आया, जैसे बर्ड्स चहकते हैं ना प्यार से, तो वैसे एक साउंड आया। अब नरेटर को लगा इनिशियली कि अच्छा शायद रेडियो जहाँ पे बात कर रहे हैं ना उससे आवाज़ आ रही थी, बट इट वाज नॉट दैट, रादर ये जो बर्ड है वो और प्यार से गाने लगी। एंड द नरेटर वांटेड टू सी कि ये क्या है। तो जैसे ही वो घूमे, उनको याद नहीं रहा कि स्पेस में है, वो खाली एरिया नहीं है, हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ की वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिक है, छोटे छोटे स्पेसेस है। तो उन्होंने ज़ोर से मुंडी घुमाई और उनका सिर जाकर टकराया एक मशीन पे। जैसे ही टकराया उनको तारे दिखने लगे, ये क्या हो गया भाई, मेरा सिर दर्द हो रहा है। और वैसे तारे देखते देखते सडनली उन्होंने इस बर्ड कैरिबेल को पहली बार देखा, ठीक है।
She was a small yellow canary hanging in the air as motionless as a hummingbird. With much less effort, for her wings were quietly folded along her sides. We stared at each other for a minute. Then, before I had quite recovered my wits, she did a curious kind of backward loop I'm sure no earthbound canary had ever managed, and departed with a few leisurely flicks. It was quite obvious that she had already learned how to operate in the absence of gravity and did not believe in doing unnecessary work. तो क्या कहा जा रहा है, जो हमारी कैरिबेल है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो कैसी थी, कैसे दिखती है, क्या है। तो कैरिबेल एक छोटी सी येलो कलर की बर्ड है, ठीक है, छोटी सी येलो कलर की बर्ड है, एंड वो स्पेस में है जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे हवा में ऐसे फ्लाई हो रही थी, पंख भी नहीं फैलाना पड़ रहा था उसको, ऐसे वो हवा में बस अपने अपने ही फ्लाई होने लगी थी। द नरेटर सॉ द बर्ड सॉ द नरेटर, दोनों एक दूसरे कुछ देर देखे। फिर कैरिबेल ने क्या किया, एक उल्टा वो किया, जैसे कि लोग समरसॉल्ट करते हैं ना, तो एक उल्टा समरसॉल्ट किया, एंड देन हिलते दुलते ऐसे ही हवा में हिलते दुलते वो वहाँ से चल दी, विच मेड द नरेटर रियलाइज कि अच्छा कैरिबेल को स्पेस में थोड़ा टाइम हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच शी अंडरस्टूड कि यहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो मुझे बेकार में पंख फैला के मेहनत करने की नीड नहीं है, मैं ऐसे ऐसे करूँ तो ही हिलते हुलते आगे चली जाऊंगी, है ना, ठीक है। Now we were now on 12-hour watches, which was not as bad as it sounds, since you need little sleep in space. Through a course of there is no day and night when you are floating in permanent sunlight, it was still convenient to stick to the terms. Certainly, when I woke up that morning, it felt like 6 a.m. on Earth. I had a nagging headache and a vague memory of fitful, disturbed dream. It took me ages to undo my bunk straps, and I was still only half awake when I joined the remainder of the duty crew in the mess. Breakfast was unusually quiet and there was no seat vacant. तो क्या कहा जा रहा है, एक दिन की बात है, सडनली थोड़ा टाइम का, मतलब वो लोग स्पेस में है, उससे थोड़े टाइम बाद का फिर से ही स्पेस का ही बात हो रहा है कि अब उनके पास 12-hour वॉचेस थे, है ना, कि जैसे सुबह का 12 घंटा हुआ, फिर शाम का 12 घंटा, तो वो इंडिकेशन के लिए 12-hour वॉचेस थे, एंड इट वाज नॉट दैट बैड, मैनेजेबल था। तो ये क्या करते थे, ऑल्दो दे वर इन स्पेस एंड यहाँ पे 24/7 धूप ही दिखती है इन्हें, बट फिर भी उन्होंने एक रूल बना लिया था कि सुबह अर्थ के हिसाब से जब हमारे वहाँ सुबह हो रही होगी उस टाइम पे हम उठेंगे, एंड जब वहाँ रात हो रही होगी उस टाइम पे हम सोएंगे। तो जो हमारे नरेटर हैं वो एक दिन सुबह 6 बजे उठते हैं, एंड बहुत हेडेक हो रही थी, अभी भी वो नींद में थी, उसी हालत में वो अपना बिस्तर ठीक कर रहे होते हैं। अब बिस्तर जो है उसमें भी खुद को बेल्ट लगा के सोना पड़ता है, नहीं तो वो भी फ्लाई करते रहते, ग्रेविटी नहीं है ना, तो बिस्तर में अटके थोड़ी रहेंगे, वो भी उड़ते रहेंगे। तो ही स्टार्टेड अरेंजिंग द एंटायर बेड एंड ऑल, और उसके बाद जैसे वो जा रहे थे अपने बाकी क्रू मेंबर्स के पास ब्रेकफास्ट खाने, वो वहाँ जाके देखते कि सारे बाकी क्रू मेंबर्स आज बहुत शांत है, सब चुप से खाना खा रहे हैं, प्लस वहाँ कोई बैठने की जगह भी नहीं है। He is looking for Caribel, someone answered. He says he can't find her anywhere. She usually wakes him up. Before I could retort that she usually woke me up too, Sven came in through the doorway and we could see at once that something was wrong. He slowly opened his hand and there lay a tiny bundle of yellow feathers with 2 clenched claws sticking pathetically up in the air. What happened? We asked, we all equally distressed. I don't know, said Sven mournfully. I just found her like this. Let's have a look at her, said John Duncan, our cook doctor dietitian. We all waited in hushed silence while he held Caribel against his ear in an attempt to detect any habit. Presently he shook his head. I can't hear anything, but that doesn't prove she's dead. I've never listened to a canary's heart, he added rather apologetically. Give her a shot of oxygen, suggested somebody, pointing to the green banded emergency cylinder in its recess beside the door. Everyone agreed and that this was an excellent idea, and Caribel was tucked snugly into the face of Mars that was large enough to serve as a complete oxygen tent for her. तो क्या हुआ, जैसे वो आए वो लोग बोलने लगे कि
वो जो है ना हमारे स्वेन, ही इज लुकिंग फॉर कैरेबेल। जनरली कैरेबेल ही उसको नींद से उठाती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और वो कहीं दिख भी नहीं रही है, मिल भी नहीं रही है। और यही बात पे अग्री करने जा रहे थे हमारे नरेटर कि हाँ कैरेबेल तो मुझे भी उठाती है। व्हेन सडनली ही सीज कि स्वेन अंदर आया, ऐसा हाथ ऐसे करते हुए, फिर हाथ खोल के दिखाया कि कैरेबेल उसके हाथों के अंदर, छोटी सी बर्ड है ना, उसके हाथों के अंदर ऐसे लेटी हुई है, जिसके पंख कैसे है, उसके दोनों टांगे स्टिफ हो गई हैं एंड इट्स लाइक वो एक सॉलिड स्टैचू जैसी बन गई है, नॉट मूविंग नथिंग। बहुत परेशान है। तो सबने देख के बोला भाई इसको क्या हो गया? स्वेन इज लाइक मुझे भी नहीं पता, ये मुझे ऐसे ही मिली। तो उन्होंने इस कैरेबेल को, जो छोटी बर्ड है, उसको जॉक डंकन को दिया। जॉक डंकन कौन था? वो स्पेस टीम का कुक भी था, डॉक्टर भी था और डाइटिशियन भी था, ठीक है। तो उनको दिया, उन्होंने उसको लेके कान में अच्छे से ऐसे करके थोड़ी देर के लिए होल्ड किया कि अगर हार्ट बीट सुनाई दे। देन इज लाइक हार्ट बीट तो नहीं सुनाई दे रही, ऑल दो मैंने कभी इसके पहले इस टाइप के बर्ड्स के, कैनरी बर्ड्स के हार्ट बीट को सुना तो नहीं है। तो एक और क्रू मेंबर सडनली कहता है अरे हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, बर्ड को एक बार ऑक्सीजन दो ना, अगर नेसेसरी नहीं है कि वो मर गई है तो उसे ऑक्सीजन दे के देखो अगर वो बच जाए। तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क जो होता है ना हमारे लिए, उसके अंदर ऐसे करके बर्ड को रखा एज इफ इट वाज एन ऑक्सीजन टेंट फॉर कैरेबेल एंड ऑक्सीजन प्रेस किया। To our delighted surprise, she revived at once. Beaming broadly, Sven removed the mask and she hopped onto his finger. She gave her a series of "come to the cookhouse, boys" trills and then promptly kneeled over again. I don't get it, lamented Sven. What's wrong with her? She's never done this before. For the last few minutes, something had been tugging at my memory. My mind seemed to be very sluggish that morning, as if I was still unable to cast off the burden of sleep. I felt that I could do with some of that oxygen, but before I could reach the mask, understanding exploded in my brain. I whirled on the duty engineer and said urgently, Jim, there is something wrong with the air. That's why caribels passed out. I have just remembered that miners used to carry canaries down to warn them of gas. तो क्या हुआ? सुबह से इनका भी सर दर्द हो रहा है। वो जब आए थे स्पेस के वहाँ ब्रेकफास्ट करने, जहाँ बाकी लोग खाते हैं, वहाँ देख रहे सभी ऐसे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, सभी मुरझाए हुए हैं। एंड जैसे ही कमिंग बैक टू द स्टोरी, ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन दिया जाता है कैरेबल को, वो सडनली उठ जाती है, उठ के नरेटर उसके ओनर के, स्वेन के फिंगर पे आती है एंड एक ऐसा एक्शन करती है विच शोज कि जल्दी जल्दी कुक हाउस के पास जाओ, जल्दी जल्दी कुक हाउस जहाँ पे है, जहाँ पे खाना वाना बन रहा है, कुक हाउस के पास जाओ, कह के फिर से बेहोश हो जाती है। तो स्वेन इज कंफ्यूज कि मेरी छोटी सी पेट ये ऐसे क्यों कर रही है, शी इज नेवर डन लाइक दिस एंड बिफोर। अब नरेटर सोच में पड़ जाता है कि कुछ तो है, मेरा माइंड भी, मेरा ब्रेन भी बहुत इनएक्टिव है आज, मुझे भी बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ तो भूल रहा हूँ इन सारे इनएक्टिविटी में, इतना हेडेक में। सडनली ही रियलाइज्ड कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जो एयर हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जो एयर क्वालिटी यहाँ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कैसे रियलाइज हुआ? He said, जो कि माइनर्स कोल माइन में काम करते हैं ना, माइनर्स अपने साथ कैनरी बर्ड्स लेके जाते हैं अपने साथ। क्यों? ताकि अगर एयर में या गैस लीक होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है एयर को लेके, कैनरी बर्ड्स उन्हें वार्न कर दे कि कुछ गड़बड़ है। और यहाँ भी ये जो कैनरी बर्ड है, इसने वार्न करने के लिए ही ये सडनली उठी और फिर से बेहोश हो गई, बिकॉज कैनरी बर्ड खुद भी गैस, मतलब अगर एयर क्वालिटी ठीक नहीं है उसमें ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जल्दी से उन्होंने बोला कि जिम जल्दी जाओ, हवा मतलब द एयर क्वालिटी इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग विद द एयर, जल्दी से ठीक करो, इसीलिए हमारी कैरेबेल भी बेहोश हो रही है बार बार। तो nonsense, said Jim. The alarms would have gone off. We have got duplicate circuits operating independently. The second alarm circuit isn't connected up yet, his assistant reminded him. That shook Jim. He left without a word while we stood arguing and passing the oxygen bottle around like a pipe of peace. He came back 10 minutes later with a sleepish expression. It was one of those accidents that couldn't possibly happen. We'd had one of our rare eclipses by Earth's shadow that night.
part of that air purifier had frozen up and a single alarm in the circuit had failed to go off. $500,000 worth of chemical and electronic engineering had let us down completely. Without Caribel, we should soon have been slightly dead. So now if you visit any space station, don't be surprised if you hear an inexplicable snatch of bird song. There's no need to be alarmed. On the contrary, in fact, it will mean that you are being doubly safeguarded at the practically no extra expense. तो चैप्टर ऐसे खत्म होता है कि जिम कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अलार्म बज जाता। तो जिम का असिस्टेंट कहता है एक्चुअली वो सेकेंड अलार्म का कनेक्शन अभी बना नहीं है तो अलार्म बज नहीं सकता। ये सुनते ही जिम भाग के जाता है कुक हाउस की तरफ। वहाँ से जब वो 10 मिनट बाद वापस आता है एकदम एम्बैरेस चेहरा लेके आता है कि हाँ दिक्कत तो हुई थी। तो क्या है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज, अब स्पेस में है, स्पेस में चेंजेस होती है, एक्लिप्सेस होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। वहाँ के चेंजेस की वजह से इनके स्पेसशिप के अंदर एयर क्वालिटी ख़राब हो गई थी। कुछ केमिकल्स एंड कुछ चीज़ें यहाँ एयर क्वालिटी में स्प्रेड हो गई थी, जिसके वजह से कैरिबल वॉज नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ। ठीक है, एंड अगर कैरिबल ने ये वार्निंग नहीं दी होती तो फिर बहुत जल्द थोड़े टाइम बाद ही यहाँ स्पेसशिप जो है इसमें जितने लोग थे सारे लोग भी धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल रहे होते खुद को। People would have died. These spaceship people would have died अगर कैरिबल ने इन्हें वार्न नहीं किया होता। दस लास्ट में कहानी के एंड में हम ये देखते हैं कि नरेटर कहते हैं कि अगर इसके बाद आप कभी स्पेस स्टेशन जाओ या स्पेसशिप में घूमो तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपके वहाँ पे भी आपको ऐसे बर्ड्स मिल जाते हैं कैरिबल की तरह, और भी बर्ड्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इंश्योर्स कि आपका डबल सेफ्टी हो रहा है। गैस में कोई क्वालिटी का इशू हुआ तो कैरिबल जैसे जो बर्ड्स है दे विल ऑलवेज लेट यू नो कि अच्छा कुछ तो इशू है, कुछ तो गड़बड़ है हवा में। ठीक है, चलो कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स वेरी क्विकली, जैसे हम हमेशा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। व्हाट्स द पर्पस ऑफ द अलार्म, व्हाट हैड कॉज्ड इट्स फेलियर। तो पर्पस यही था कि कभी भी अगर कोई गैस या एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो उसको सॉल्व कर देती है अलार्म, है ना। अलार्म बज जाती, गैस में क्वालिटी में गड़बड़ है, दिक्कत है तो अलार्म बज जाती। एंड कैसे वो इशू कैसे हुआ, अलार्म नहीं बजा, क्या हुआ था? तो बेसिकली वी हैड वन ऑफ आवर रेयर एक्लिप्सेस बाय अर्थ्स शैडो दैट नाइट एंड एयर प्यूरिफायर का जो पार्ट है दैट हैड फ्रोजन अप एंड सिंगल अलार्म जो था वो फेल हो गया था। ठीक है, दैट वाज द इवेंट। हाउ डज द क्रूज रिएक्शन टू कैरिबल चेंज ओवर द कोर्स ऑफ द स्टोरी। पहले कैरिबल को लेके वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे, उनको पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कैरिबल ने ही इन सबको बचाया था। ठीक है, तो क्रू का रिएक्शन चेंज ऐसा होता है कि इनिशियली उनको कैरिबल लगता था कि अरे क्या किस लिए है, उसको बस हवा में घूमता रहता है, करता रहता है, मतलब डजंट हैव मच एग्जिस्टेंस या मच need to be in here। लेकिन by the end of the story we get to see the importance of Caribel कि ये था इसीलिए हम जिंदा थे। तो they understood the importance of the bird। What does the last part of the story tell us about the significance of unusual ways of problem solving। ये कहा जाता है कि हमेशा ही नेसेसरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स को आप गिवन टेक्निक से ही सॉल्व करो। जिस टाइम पे जिस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जा सकता है, अडायर टू दैट सोल्यूशन। जैसे कि स्पेस कंट्रोल या स्पेस स्टेशंस में ये अगर आप एक ऐसे कैरिबल की तरह एक बर्ड रखो, ठीक है, तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा हवा का क्वालिटी ठीक है नहीं है। तो जहाँ जैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वहाँ वैसे कर दो। जस्टिफाई द appropriateness of the title of obviously feathered friend। ये फेदर्ड फ्रेंड की वजह से ही ये सारे लोग जिंदा रहे, इसीलिए इसे फेदर्ड मतलब बर्ड है तो फेदर्ड, और फ्रेंड कहा जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स कौन होते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बारे में केयरिंग होते हैं। तो यहाँ भी कैरिबल वॉज वेरी केयरिंग अबाउट द पीपल, तो इसीलिए उसने वार्न भी किया था बिफोर इट डाइड। Without Caribel, we should have been slightly dead. What does this line suggest about the uncertainty of life in space? अब स्पेस ऐसा जगह है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इट इज़ अ वेरी रिस्की प्लेस। अगर आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो जीना मुश्किल हो जाए वहाँ पे, ऐसा है। अब थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया ना इनसाइड द स्पेस सेंटर, स्पेस स्टेशन में कुछ भी गलत हो गया, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, एयर प्यूरिफायर फ्रीज हो गया था जिसके वजह से अलार्म नहीं बजी एंड एयर क्वालिटी ख़राब होने लगी। छोटे छोटे चीज़ें आपके मौत का जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है,
in the space center. लास्ट के 2 क्वेश्चन हमेशा ही आपके होमवर्क्स होते हैं, तो आज भी वही होगा, सेम हम प्रथा कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं टू द पोएट्री दैट वी हैव फॉर दिस चैप्टर। क्या है पोएट्री का नाम? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है? कोई भी चीज को और करीब से देखना है ना। तो यहाँ पोएट्री का सारांश ये होता है कि कैसे आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके नेचर के चीजों को और करीब से थ्रू कॉन्वेक्स लेंस और करीब से देख सकते हो। ठीक है, with this round glass I can make magic talk, a mirage shall show in a scrap of chalk. Wow, lovely. तो ऐसा कह रहे हैं पोएट्री में कि ये जो राउंड सा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू हम मैजिकल चीजें देख सकते हैं। जैसे कि जब एक मैजिशियन जब मैजिक दिखाते हैं ना, तो उस मैजिक का जो रियल तरकीब है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से एकदम पास से देख सकते हैं, वो मैजिक कर कैसा रहा है। प्लस जो नॉर्मल चॉक्स होते हैं जिससे टीचर्स बोर्ड पे लिखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से उस चॉक के ऊपर के शेल को देख सकते हो, शेल को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें कितने छोटे छोटे छेद है, कितना हार्ड है, कितना रफ बॉडी है, कैसा सरफेस है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैन हेल्प यू सी नंबर 1 मैजिशियन का जो मैजिक हो रहा है उसका ट्रिक एकदम जूम करके। नंबर 2 एक चॉक जो होता है उसके ऊपर का लेयर, उसके ऊपर का पार्ट। और क्या दिखाता है? बट ऑफ एन इंच ऑफ मॉस, अ फॉरेस्ट, फ्लावर्स एंड ट्रीज, अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज। तो नेक्स्ट 2 चीजें ऑलरेडी हमने देख लिया कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या क्या जूम करके दिखा सकता है। तीसरा क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास से आप मॉस को एकदम जूम करके देख सकते हो कैसा है। चौथा, एक जंगल को एकदम जूम करके देख सकते हो, उसके फ्लावर्स को देख सकते हो, उसके पेड़ों को देख सकते हो, पानी को जूम करके देख सकते हो, है ना। और उसके साथ साथ जो हनी का बी होता है, हनी बी का हाइव होता है, हनी का बी बोल रही हूँ मैं, जो हनी बी का हाइव होता है, हनी बी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता जहाँ पे मधु मिलता है, उस छत्ते को या उस हाइव को भी आप एकदम जूम करके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ हनी है, कितने मधुमक्खियाँ उस हनी हाइव में है। ठीक है, इतने सारे चीजें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, और भी बहुत चीजें देख सकते हैं। क्या क्या? I lie in wait and watch how the deft spider jets the woven web silk from his spin rets. क्या मतलब है? वो जब बैठा है बच्चा जिसके पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से बैठे बैठे ना स्पाइडर को ऑब्जर्व कर रहा है कि जो स्पाइडर है ना वो कितने सुंदर तरीके से एकदम स्विफ्टली और बहुत जल्दी जल्दी अपना जो जाल है वो बुन रहा है। एंड जब वो जाल बुनता है, इट लुक्स सो सिल्की एंड सो नाइसली वोवन एंड इट इज लाइक ही इज डूइंग अ स्किल ऑफ आर्ट। एक सुंदर सा आर्ट वर्क बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि जाला बना रहा है पूरा अपने पैरों से, अपने टांगों से, बट कितने जल्दी जल्दी, कितने स्विफ्टली बना रहा है। तो मकड़ी के जाले को, मकड़ी को एकदम जूम करके देखते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास से। द टाइगरिश क्लॉज ही हैज, ही मतलब ही यहाँ पे कौन है? द स्पाइडर जो अपना मकड़ी का जाला बना रहा है। The tigerish claws he has, and oh, the silly flies, they stumble onto his net with all those eyes. तो कह रहे इन जो स्पाइडर्स है ना, स्पाइडर्स के जो टांग होते हैं उनमें नाखून एकदम टाइगर्स की तरह शार्प है, उसी से और आराम से ये अपना जाला बनाते हैं सुंदर से। एंड जस्ट इन बुद्धू फ्लाइज को तो देखो, उड़ते उड़ते दिखता है लेकिन उड़ते उड़ते जाके उसी जाले में फंस जाते हैं जहाँ स्पाइडर उसको खा जाए। तो ये सारे फ्लाइज, ये सारे मक्खियाँ कितने फुद्दू है, आंखें तो है बट उससे कुछ देखते नहीं है, जाके उसी मकड़ी के जाले में चिपक जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, पानी भी पीते रहो गाइस। Not even the tiniest thing, but this my glass will make more marvelous and itself surpass. Yes, and with lenses like it, eyeing the moon, it would seem you'd walk there in an afternoon. तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ये इतना अच्छा है कि छोटे से छोटा चीज़ मैं हर किसी एस्पेक्ट ऑफ नेचर में अच्छे से जूम इन करके देख सकता हूँ। कोई भी ऐसी सुंदर चीज़, कोई भी ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है जिसको मैं अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके सुंदर तरीके से ना देख पाऊँ। प्लस अगर आप मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके एज अ लेंस चांद को भी देखते हो ना, इवन दोपहर में चांद को देखो तो इतना पास लगता है एज इफ आप दोपहर में ही चांद में चल रहे हो, इतना पास, इतना करीब लगता है आपको चांद।
ठीक है। तो कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के यूजेज से, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेज से आप चीज़ों को और स्पेशली नेचर की चीज़ों को करीब से देख सकते हो। What is the significance of the spider in the poem? स्पाइडर का ये है कि उसके आर्टवर्क को दिखाया जाता है कि कितना सुंदर वो वेब बनाता है, कितना जल्दी जल्दी बना लेता है और कितने सुंदर तरीके से अपना जाला बनाता है। प्लस उसका जाला ऐसा होता है कि जो मक्खियाँ होती है वो देख ही नहीं पाते और जाके वहाँ चिपक जाती है। How might the speaker's view of the natural world change if there was no use of magnifying glass? मैग्नीफाइंग ग्लास है इसीलिए जूम इन करके सारे नेचर की चीज़ों की खूबसूरती को वो एडमायर कर पा रहे हैं। बट अगर उनके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता तो शायद वो नेचर की खूबसूरतियों को एडमायर नहीं करते। Why does the poem end with the idea of the moon being within reach? इसीलिए कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप नेचर की चीज़ों के खूबसूरती को देख तो पाते ही हो, बट उसके साथ साथ आपको इससे ऐसा एहसास हो जाएगा, अगर आप चांद को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो तो यूड फील लाइक यू आर लिटरली वॉकिंग इन देयर। एक्सपीरियंस इतना रियलिस्टिक फील होगा। लास्ट के 2 सवाल बचे हैं, वो आपके होमवर्क होते हैं, पता है ऑलरेडी आपको, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे अगले चैप्टर पे जिसका नाम है बीभा चौधरी, द बीम ऑफ लाइट दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। बीभा चौधरी नाम की एक कैरेक्टर है हु इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग कैरेक्टर फॉर ऑल वुमेन, क्योंकि इन्होंने ही साइंस के फील्ड में इंडिया में औरतों का एंट्रेंस का एक रास्ता बनाया है या औरतों को एंट्री लेने के लिए मोटिवेट किया है बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट बीभा चौधरी हैज़ डन। तो कैसे शी इज एन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, क्या है क्या नहीं, चलो जरा देखते हैं। In a world where women's potential in science, technology, engineering and mathematics is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. Today, the women behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan-3 are celebrated for their brilliance and achievement. However, the foundation was laid by early pioneers like Bibha Chaudhary, India's first women physicist, who carved a path in a male-dominant field of physics. At a time when Indian women struggled to seek knowledge and equitable access to education, Bibha emerged as a rare beam of light, a defied woman who defied the odds and lit a path for others to follow. तो ऐसा कहा जा रहा है कि आज की जो दुनिया है यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंस का जो पूरा फील्ड है ना, इसमें औरतों को अभी बहुत जगह दिया जाता है, बहुत क्या बोलूँ मैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। लेकिन ये चीज़ हमेशा नहीं थी। बहुत साल पहले साइंस को मेल डोमिनेटेड सेक्टर माना जाता था। इट वॉज लाइक वुमेन डो नॉट गेट एजुकेशन। आप सोचो ना, पुराने ज़माने का जब पेट्रियार्कल टाइम था, उस टाइम पे वुमेन को एजुकेशन नहीं दिया जाता था। मेन यूज टू हैंडल ऑल द आउटडोर वर्क। धीरे धीरे जब थोड़ा बेहतर होने भी लगा चीज़ें, तब भी women still used to struggle to get education and proper higher education नहीं मिलती थी। बेसिक एजुकेशन के बाद शादी हो जाती थी। बट in that generation, जब science and especially physics was just a stream for men, it was male dominated sector, उस समय में बीभा चौधरी नाम की एक इंडियन वुमेन थी जिन्होंने औरतों के लिए रास्ता खोला साइंस में एंड फिजिक्स के दुनिया में भी। ठीक है, तो born in 1913 in Kolkata and in an India that still followed the traditional path, Bibha's story was anything but ordinary. She was a scientist who rose not only against the societal expectation of women but also amidst the towering giants of science, men whose names the world would come to celebrate, while hers was whispered only in the halls of those who recognized her brilliance. तो ऐसा कहा जा रहा है, वो जिस टाइम पे बर्थ हुआ था उनका 1913, समझ रहे हो, 1913 इंडिपेंडेंस के भी कितने साल पहले, उस समय में औरतों को पढ़ाया लिखाया इतना जाता ही नहीं था। बहुत कम औरतें पढ़ी लिखी होती थी। शी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। अब भाई यहाँ आके इस बारे में बात हो ही रही है, हाउ कैन आई नॉट से बीइंग फ्रॉम कोलकाता कि यहाँ पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को हमेशा ही वैल्यू दिया गया है। तो वी सी बीभा चौधरी कैसे उसको भी पढ़ाया लिखाया गया था इन दोज जनरेशन। ठीक है, 1920s के टाइम पे बहुत सही तरीके से उन्होंने अपना एजुकेशन किया था एंड शी बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन साइंस सिस्टम या फिजिक्स के वर्ल्ड में शी बिकेम अ पार्ट ऑफ। एंड
ऐसा था कि बिकॉज वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, तो जो भी मेल साइंटिस्ट थे या मेल साइंस रिसर्चर्स थे उनके नाम तो एकदम अच्छे से गाए जाते थे कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। लेकिन बीभा चौधरी हु वाज इक्वली अमेजिंग, उनका नाम धीरे धीरे लिया जाता था बिकॉज शी वाज अ वुमेन। जस्ट बिकॉज शी वाज अ वुमेन उनको रिकग्निशन उतने अच्छे से नहीं दिया जाता था, ठीक है। Bibha's persistence eventually earned her a place at the Bose Institute. She had already begun to chip away at the walls of exclusion, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics. तो बीभा का इतना ही इंटेलिजेंस, इतना ही नॉलेज था कि उन्होंने बोस के इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट लिया, सुभाष चंद्र बोस उनके इंस्टीट्यूट में भाग लिया। एंड वहाँ वी सॉ कि हाउ शी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, मतलब उनका इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस बहुत अच्छा था। तो उन्होंने पार्टिकल फिजिक्स को लेकर पढ़ाई की, पार्टिकल फिजिक्स को लेकर रिसर्च करा। तो ब्रेकिंग बाउंड्रीज, कैसे उन्होंने जो इतने बाउंड्रीज फॉर वुमेन बने हुए थे ना उनको तोड़ने में कैसे मदद की, कैसे शी प्लेड अ पार्ट इन ऑल ऑफ इट। तो इन 1945, अभी भी इंडिपेंडेंस के टाइम का बात हो रहा है, बिभा's academic journey took her to the University of Manchester. Under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Blackett, she delved deeper into the field of cosmic rays. Her PhD thesis on cosmic rays earned logical recognition, with newspapers introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays. This title reflected the awe she inspired in a world still skeptical of her capability. 1945 we are talking about. इस समय में अभी भी पेट्रियार्की कहीं ना कहीं जिंदा थी काफ़ी हद तक। बीभा ने उस समय पीएचडी करने के लिए वो चली गई मैनचेस्टर, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में एडमिशन मिला, वहाँ उन्होंने पीएचडी किया। टॉपिक क्या था उनका? कॉस्मिक रेस को लेके, फिजिक्स साइंस इन चीज़ों में ही है, तो कॉस्मिक रेस को लेके उन्होंने अपनी रिसर्च करी। एंड उसके बाद जब वो वापस आए उनका नाम न्यूज़पेपर्स में छापा गया, किस तरीके से कि इंडिया की नई एक वुमेन हु इज़ आवर इंडियाज वन एंड ओनली वुमेन साइंटिस्ट, ठीक है, वन मेजर वुमेन साइंटिस्ट या न्यू वुमेन साइंटिस्ट इन इंडिया, ठीक है। एंड उनके इस टाइटल ने, उनका जो ये टाइटल था ना, शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज, इस टाइटल ने हमारे देश के काफ़ी औरतों को इंस्पायर किया। लेकिन अभी भी इस समय में भी 1945 इस टाइम का भी she was not yet celebrated या recognized that much जितना men scientist या men researcher को किया जाता था। In an era marked by towering scientific discoveries, Bibha was often on the cusp of greatness but remained in the shadows of her male counterparts. Her most notable contribution was the discovery of pi mesons, a subatomic particle. Her nomination for a Nobel Prize in 1950 by Erwin Schrödinger, though unsuccessful, reflected her remarkable talent. तो उनको नोबेल प्राइज भी मिलने वाला था, इसके लिए भी नॉमिनेट हुए थे, बट औरत थी, उस टाइम पे औरतों को इतना रिकग्निशन नहीं मिलता था। Her life, full of challenges and struggles, was marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science. Chaudhary never received any awards during her lifetime, but continued her work tirelessly. In 1949, upon her return to India, she became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, personally selected by Homi J. Bhabha. Chaudhary's contributions spanned across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Shah Institute of Nuclear Physics in Kolkata. This is where she continued to work on her cosmic rays and subatomic particles. तो क्या है? एक ऐसा समय चल रहा था जहाँ पे बहुत साइंटिफिक डिस्कवरीज एक के बाद एक हो रही थी, लेकिन बीभा, ऑल्दो शी वॉज वेरी टैलेंटेड, ऑल्दो शी हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, शी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, लेकिन फिर भी उसका जो काम होता था ना, उसको कभी लाइमलाइट पे नहीं लाया गया। हमेशा उसके साथ जो मेन होते थे उनको एकदम हाईलाइट किया जाता था, लाइमलाइट दिया जाता था, बट बीभा को हमेशा ही एक स्टेप पीछे रखा जाता था। एंड देन व्हाट हैपन, पूरे उसके लाइफ टाइम उसको नोबेल प्राइज के लिए भी एलिमिनेशन बोल रही हूँ, नोबेल प्राइज के लिए भी उसको ये किया गया था, इलेक्ट किया गया था, लेकिन जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमेन शी डिड नॉट रिसीव इट। थ्रू आउट हर लाइफ शी केप्ट ऑन वर्किंग एंड वर्किंग, बट कोई रिकग्निशंस, अवार्ड उनको नहीं मिले।
फिर when she returned to India around in 1949, उस समय में उनको बोला गया कि हाँ हमारे इंडिया की लाइक एकदम एक बहुत talented woman है who is in the field of science, she is doing wonders, and she joined कहाँ, she joined the Tata Institute of Fundamental Research as a faculty, पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है। एंड देन वहाँ से शी वेंट टू शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि कोलकाता में है। वहाँ जाके उन्होंने अपना रिसर्च कंटिन्यू किया, जो भी कॉस्मिक रेज है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनमें अपना रिसर्च कंटिन्यू करा। ये पूरा चैप्टर जो है ना, बिकॉज फैक्चुअल है, आसानी से आप समझ भी जाओगे। Through decades of crucial research from Kolar gold mines to the physical research laboratory under the membership of Vikram Sarabhai, Bibha's work went on quietly as she remained in the periphery of Indian scientific acclaim. She passed away in 1991. Her story untold, her name largely forgotten in the फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। तो बीभा अपनी जो थी वो 1991 में गुजर गई थी, लेकिन शी वॉज अ रियली ब्रिलियंट माइंड इन द फील्ड ऑफ साइंस। लेगेसी ऑफ बीभा चौधरी एंड टुडेज वुमेन इन इंडियन साइंस। कैसे बीभा चौधरी ने हजारों औरतों को इंस्पायर किया है, उनका नाम भले ही ना लिया गया हो, उनको हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रखा हो, बट फिर भी उन्होंने हजारों वुमेन को इन इंडिया, शी हैज़ मोटिवेटेड देम इन सच अ ग्रेट वे कि आज के दिन में खड़े होके, आज के समय में खड़े होके, देर आर सो मेनी वुमेन इन इंडियन साइंस, इन इंडियन टेक्नोलॉजी, स्पेस वर्क, जो भी, जस्ट बिकॉज एक औरत ने दरवाजा खोला तो सही। The stars are not meant to remain hidden forever. In 2019, the International Astronomical Union honored by her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Bibha, meaning beam of light. Fittingly, she is now a star in heaven, a symbol of the light she brought to Indian science. A fitting tribute to a woman whose life was radiant example of tenacity, brilliance and quiet determination. तो एक बारी क्या हुआ, 2019 में फाइनली उनको एक रिकग्निशन दिया गया। She died in 1991, but 2019 में जाके उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया। क्या कि जो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ना आसमान में, जो स्टार गेजिंग करते हैं उनको पता है, कॉन्स्टिलेशंस में से एक कॉन्स्टिलेशन को इनका नाम दे दिया गया। जो कोड वर्ड्स होते हैं उन कोड वर्ड्स को यूज करके लियो HD 86081, इसका मतलब है बीभा विच इज बीम ऑफ लाइट, ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन को नाम दिया, जस्ट टू गिव अ ट्रिब्यूट टू सच एन अमेजिंग वुमन, ठीक है। तो इट इज सेड दैट शी फिटिंगली इज नाउ अ स्टार इन द हेवन, बिकॉज इतनी ही अच्छी टैलेंटेड एक औरत थी जिन्होंने इतने लोगों को अभी इंस्पायर भी किया है। A fitting to be in 2020, the government of India declared a chair professorship in her name. Fast forward to the present day, and the advancements made by women in Indian science reflect Chaudhary's pioneering spirit and the progress she helped ignite. Women in ISRO, for instance, are no longer participants but leaders in missions that make global headline. One such luminary is Dr. Ritu Karidhal Srivastava, popularly referred to as the Rocket Women of India, as we know. है ना। Her pivotal role in ISRO's Mars orbiter mission and subsequent leadership in Chandrayaan 2 and 3 reflect the leaps women have made in STEM in India. Over 50 women contribute to the Chandrayaan 3, and their success is built upon the shoulders of pioneers like Bibha Chaudhary. Their roles in developing autonomous system for spacecraft and managing mission critical operations, highlighting the capabilities of women in publishing India's space program forward. तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीभा चौधरी के इतने ह्यूज सक्सेस की वजह से, मतलब सक्सेस इन अ वे जो सामने दिखे नहीं है, बट लोगों को पता है, जो साइंस के फील्ड में है उनको पता है कि कैसे उन्होंने औरतों को इंस्पायर किया है ना। उसी वजह से आज के ज़माने में इसरो देख लो या साइंस का कोई भी फील्ड देख लो, लड़कियां औरतें किसी भी जगह पीछे नहीं है। अब औरतों को मेन के पीछे छुप छुप के काम नहीं करना पड़ता है। The women are taking leadership. The women are leading projects. The women are the leading members of scientific researches, progress and जो भी projects हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो चंद्रयान 2-3 है, इसरो का मार्स ऑर्बिटरी मिशन है, इन सारे चीज़ों में बहुत सारे औरतों ने इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी है। एंड फॉर एग्जाम्पल द रॉकेट वुमेन ऑफ आर इंडिया, जो हमारे ऋतु करिधाल है,
उन्होंने मतलब शी ऑल्सो नाउ स्टैंड्स एज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स अभी एंड आगे के जनरेशन के लोगों के लिए। तो ये जो पूरा हो पाया कि women got to participate in the field of science, ये किसके वजह से हो पाया? Very importantly because of बीभा चौधरी। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर था From Shadows to the Star. The journey from Bibha Chaudhary's era to today's women scientists have been long and arduous, but it is also inspiring. Struggles Chaudhary faced are a stark reminder of how far we have come and how much further we have to go. But with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, these women proved that the journey is well worth. Bibha's legacy lives on. Her story continues to inspire young women to pursue their passions, break barriers, and leave their mark on the world. Whether exploring cosmic rays or sending rockets to Mars, India's women scientists are writing the next chapter in a story that Bibha Chaudhary helped begin. As the stars of Indian science shine brighter, Bibha Chaudhary, the beam of light, will always guide the way. Again, it's an inspirational ending to the story कि जैसे बीभा चौधरी ने जिस जर्नी को शुरू किया, उस जर्नी को आज बहुत औरतें, Indian women are continuing as they are excelling in the field of science, space and everything. ठीक है, और आज के दिन में बीभा चौधरी अभी भी शी इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ वुमेन, यंग पीपल लाइक आप अभी छोटे हो ना, गेट इंस्पायर्ड बाय सच कैरेक्टर्स, क्योंकि आप भी आगे जाके आप में इतना पोटेंशियल है कि आप भी बहुत एक्सट्रीमली वेल कुछ कर सको, अपने देश को प्राउड कर सको, अपने पेरेंट्स और अपने आप को भी प्राउड कर सको, जस्ट लाइक बीभा चौधरी अलॉन्ग विथ हर सो मेनी वुमेन नाउअडेज आर डूइंग। क्या है कि अब हम आ चुके हैं टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सुपर 30 ख़त्म हो रहा है और उसके साथ साथ हमने साथ में जो भी जितना भी क्लासेस किए हैं, जितना मेमोरी बनाए हैं, दैट स्टे स्पेशल बिकॉज ये मेरा पहला क्लास 8 का सेगमेंट शुरू हुआ है ना, हमारा पहला नेक्स्ट टॉपर्स का क्लास 8 का सेगमेंट है। तो यू गाइज आर वेरी स्पेशल, सो टेक केयर, आई होप टू सी ऑल सून, बट अभी के लिए साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय बाय गाइज। होमवर्क करना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, भाई बहनों के थ्रू, मम्मी पापा के थ्रू, इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड रहे ना। Stay happy, take care, lots of love.